Hello students, welcome to history class. In our previous classes, we have discussed about the introduction of French Revolution. हमने रिवॉल्यूशन की मीनिंग को समझा, आपने फ्रांस की लोकेशन को देखा, वर्ल्ड मैप में ये कहाँ दिखता है. हमने एक आउटलाइन पढ़ा फ्रांस के बारे में. वहाँ का रूलर लुइस 16. When he came to the throne, he got empty treasury. He decided to increase the taxes because taxes were already imposed on third estate. हमने सोशल स्ट्रक्चर पढ़ा फ्रांस का. वेरियस कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में भी हमने स्टडी किया. हमने देखा कैसे पॉलिटिकल कॉज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इन सब ने रास्ता तैयार किया फ्रांस में रिवॉल्यूशन के लिए, जो कि बड़ा ही टफ टास्क था उन दिनों. क्यों था टफ टास्क, ये भी मैंने आपको बताया है. बिकॉज इन फ्रांस द पीपल बिलीव्ड इन डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग. लोग ऐसा मानते थे कि राजा के पास दैवीय शक्तियां हैं. एंड टू इंट्रोगेट द किंग मीन्स टू इंट्रोगेट द गॉड, एंड नो वन वॉज हैविंग डेयर टू इंट्रोगेट द गॉड. हम में से आज भी कोई भी ईश्वर से सवाल जवाब करने की हिम्मत नहीं रखता. तो हम जब 1789 के बारे में पढ़ रहे हैं और उसके पहले के बारे में जब हम समझ रहे हैं, तो कैसे ये पॉसिबल था. एंड सेकेंड थिंग, एब्सोल्यूट मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की की मीनिंग भी मैंने बताई है आपको. द किंग वॉज omnipotent, he was having all kind of power, and his wish was going to be the law of the kingdom. राजा की इच्छा ही उस राज्य का कानून बन जाती थी. लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे कंडीशंस इमर्ज हुए जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एक फर्टाइल ग्राउंड मिला और फाइनली फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. फ्रांस में राजा ने डिसाइड कर लिया था कि उसे टैक्स बढ़ाना है. स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई. लेकिन अब जो फ्रांस था, इसके पहले 1789 को, 5 में 1789 को जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, उससे पहले 1614 में लास्ट टाइम टैक्स वाज इंक्रीज्ड इन फ्रांस. सो देयर वाज अ लॉन्ग गैप. एक बहुत लंबे अंतराल के बाद लुइस 16 ने अपने कार्यकाल के दौरान ये डिसाइड किया कि उसे टैक्स बढ़ाना है. और टैक्स क्यों बढ़ाना है? बिकॉज देयर वॉज नीड ऑफ मनी. और मनी की नीड क्यों बढ़ गई थी, ये सब कुछ हम अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं. उसमें हम ज़्यादा टाइम इस वीडियो में नहीं वेस्ट करेंगे. तो स्टेट जनरल की जब मीटिंग बुलाई गई, तो अब 1789 का जो फ्रांस था अब बदल चुका था, क्योंकि न्यू मिडिल क्लास जो है वो इमर्ज हो चुकी थी, जिसमें प्रोफेसर्स थे, एजुकेटेड पीपल थे, लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, बिग मर्चेंट्स थे. ये फाइनेंशियली और एजुकेशनली साउंड पीपल थे. और अब इन्होंने जो डिमांड करी थी कि इन्हें 1 पर्सन 1 वोट चाहिए. इसके पहले क्या होता था, ये भी हम अब डिस्कस कर चुके हैं. हल्का सा एक रिकैप दे रही हूं मैं कि हर स्टेट को 1 वोट मिला हुआ था. और जब भी वोटिंग होती थी तो बेचारा थर्ड स्टेट नॉर्मली हार जाता था. क्यों? बिकॉज
फर्स्ट एंड सेकेंड ई स्टेट्स वर द प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वो दोनों वोट करते थे 2 वर्सेस 1, थर्ड ई स्टेट अपने फेवर में वोट करके भी हार जाता था। तो इस बार जो थर्ड ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पहुंचे थे, उन्होंने डिमांड रखी कि अब ये प्रोसेस बदलना चाहिए और 1 पर्सन 1 वोट सिस्टम लेकर के आना चाहिए। इस बात पर लुईस 16 अग्री नहीं करता है। और जब ये थर्ड ई स्टेट के लोग पहुंचते हैं, जिस दिन वोटिंग होनी होती है, तो वो देखते हैं कि डोर्स वर क्लोज्ड, मीटिंग वाज ऑलरेडी गोइंग ऑन, दरवाजे बंद थे, थर्ड ई स्टेट को उसमें इनवाइट ही नहीं किया गया। अब उनके अंदर रिसेंटमेंट आती है और उसके कारण वो अपने जहाँ पैलेस में ये मीटिंग चल रही थी उससे जस्ट लगा हुआ टेनिस कोर्ट था, तो ये जितने 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड ई स्टेट के, वो उस नियर बाई टेनिस कोर्ट में पहुंचते हैं। वहां पहुंच करके वो खुद को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट करते हैं और वो प्लेज लेते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। एंड दिस इंसिडेंट इज पॉपुलरली नोन एज ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। अबाउट दिस ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। अब नेशनल असेंबली क्या है, बिजी है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में, और राजा को भी इस बात की भनक है, राजा को भी इस बात की जानकारी है। तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, बड़ी ही टर्मोइल है, बहुत अनइजी सा सिचुएशन क्रिएट होता है फ्रांस में। और उसी बीच फ्रांस एक्सपीरियंस्ड अ सीवियर विंटर लीडिंग टू अ बैड हार्वेस्ट। बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है फ्रांस में और फसलें जो हैं वो खराब हो जाती हैं। अब ये अगर फसलें खराब हो गई नेचुरल कैलामिटी की वजह से, तो रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो गया। प्रोडक्शन कम हो गया लेकिन डिमांड तो उतनी ही है, और डिमांड है तो होगा क्या, आपने क्लास 7th में पढ़ा था ना, डिमांड एंड सप्लाई। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ था आपके सिविक्स की बुक में। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, जब मांग बढ़ती है तो प्राइस ऑल्सो इंक्रीज्ड। अगर किसी चीज की मार्केट में डिमांड है तो उसकी प्राइस इंक्रीज करेगी। यहां पर प्राइस किस चीज की इंक्रीज कर रही थी, ब्रेड की, मतलब ग्रेन की, फूड की। Angry women stormed into shops after waiting for long hours in queues. And in economic and social conditions, already we have discussed that what was the real situation of the people of third E state. मैंने आपको बताया था कि साल के 12 महीने में से केवल 3 महीने ही इन लोगों को कुछ भी खाने को मिलता है, और जो वो कुछ होता है वो सड़े हुए आलू होते हैं। और अब चूंकि विंटर बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, नेचुरल कैलामिटी ने क्या किया कि हार्वेस्ट को बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर दिया, बैड हार्वेस्ट हुआ सीवियर विंटर की वजह से। तो जो पहले क्राइसिस थी, अब क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ गई। तो जो औरतें हैं वो अपने बच्चों को लेकर के कई घंटों तक शॉप के बाहर खड़ी रहती थी लाइन में कि शायद उनका टर्न आएगा और उनको लोफ ऑफ ब्रेड मिल जाएगा जिससे कि वो अपने बच्चों को फीड कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, बिकॉज रियली देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। तो क्या करें, वो गुस्से से लाल पीली महिलाओं ने क्या किया, शॉप के अंदर घुस गई और कोशिश की कि किसी तरह से उनके अपने बच्चों के लिए कुछ भी खाने को मिल जाए। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी। और ये वही समय था जब राजा ने अपनी एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी को, ट्रुप्स का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्या आदेश दिया कि आप शहर में जाओ और लोग जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उन्हें आप अंडर कंट्रोल लो। और ये वही दिन था बेटा जिसको हमने फर्स्ट लाइन ऑफ दिस चैप्टर हमने पढ़ा ऑन 14th जुलाई 1789
द क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बेस्टाइल। 14 जुलाई को जो लोग थे उनके पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो उनका खो ही चुका था, खाने को भी नहीं था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बेस्टाइल पे अटैक किया उसको, चूंकि इट स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, तो उन्होंने इसको बिल्कुल डिमोलिश कर दिया। जो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको मार दिया, प्रिजनर्स जो थे उनको रिलीज कर दिया, और बेस्टाइल के छोटे छोटे ईंट को लोग खरीदने लगे और बेचने लगे, और ये दिखाने लगे कि अब लुईस 16 का पावर फ्रांस में खत्म, क्योंकि इस बेस्टाइल क्या है हम पढ़ चुके हैं। इट वाज अ फोर्ट्रेस प्रिजन, फोर्ट था जिसको प्रिजन के रूप में लुईस 16 जो है वो इस्तेमाल किया करते थे। अब रिवोल्ट बाय द पीजेंट्स, कंट्री साइड में गांव का जो एरिया था, ये तो शहर की बात हो गई, ठीक है। अब शहर में जब इस तरह की हरकतें हुई, कुछ र्यूमर्स फैले गांव में कि जो हमारे पकी हुई फसलें हैं, जहां फसलें बच गई हैं नेचुरल कैलामिटी की वजह से डिस्ट्रॉयड नहीं हुई हैं, उनको क्या है कुछ लुटेरे आ रहे हैं, बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स। ब्रिगेंड्स कौन होते हैं? जो बिना किसी की परमिशन के किसी के सामान को जबरदस्ती फोर्सफुली ले लेते हैं, तो उनका बैंड है, मतलब वो गिरोह में है, ग्रुप में है। बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स जो हैं वो आ रहे हैं और वो गांव वालों की जो पकी हुई फसलें तैयार खड़ी हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उनको ये काम करने को कहा किसने है? हु हैड बीन हायर्ड बाय द लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर। लॉर्ड्स ऑफ द मैनोर मतलब जो वहां के प्रॉपर्टीड पीपल थे, बड़े बड़े जो जमींदार जिनको हम कह सकते हैं, बड़े घरों के मालिक, उन लोगों ने इनको हायर किया है ब्रिगेंड्स को, और उन्हें आदेश दिया है कि वो कंट्री साइड एरियाज में जाएं और जो फसलें वहां तैयार हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर दें। अब जो गांव के लोग थे, जो पीजेंट्स थे, जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से और इतनी मुश्किल से अपने फसलों को उगाया था, और उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें फूड ग्रेन्स के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, उनके पास मतलब वो तो बिल्कुल परेशान हो गए ना, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं रूलर्स। अब उन्होंने भी आर्या पार वाली स्थिति को स्वीकार किया। पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स सीज्ड होज। होज क्या होता है? अ काइंड ऑफ टूल, जैसे कुदाल होती है ना, जैसे मिट्टी को टर्न कर देते हैं, हथियार टाइप का। तो हालांकि ये हथियार नहीं था, लेकिन वो किसान थे तो उनके पास तो यही चीजें थी। उन्होंने सारी डिस्ट्रिक्ट की होज को सीज किया और उसे लेकर के दे अटैक द रेजिडेंसीज ऑफ दियर मैनोर्स, और जो उनके मालिक थे उनके घरों पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, और जितना अनाज इन अमीरों ने होर्डिंग करके रखी थी और आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट कर रहे थे, उन सबको इन्होंने लूट लिया। एंड बर्न्ट डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैनोरियल ड्यूज, और उन सारे पेपर्स में आग लगा दी, उन सारे रिकॉर्ड्स को खत्म कर दिया, जला दिया, जहां पर ये मेंशन था कि किस पर्सन का कितना मैनोरियल ड्यूज बचा हुआ है, किस किसान के ऊपर, किस पीजेंट के ऊपर कितना कर्ज अभी बचा हुआ है। उन सारे रिकॉर्ड्स को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गांव का केस ये था। शहर का आपने ये देखा बेस्टली पर कैसे उन्होंने अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय किया। अब इधर मैंने आपको बताया कि नेशनल असेंबली तो बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग में। 1791 में नेशनल असेंबली ने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन बना करके रेडी कर दिया। The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? This line is very important. Always keep it in mind. What was the main objective of Constitution of 1791? So its main objective was to limit the powers of the
मोनार्क, राजा के पावर को लिमिट करना। एब्सोल्यूट मोनार्की थी ना फ्रांस में। द विश ऑफ द किंग वॉज गोइंग टू बी द लॉ ऑफ द किंगडम, ये प्रथा चल रही थी ना फ्रांस में। तो इन्हें बस इतनी सी शिकायत थी कि राजा के पास इनॉर्मस पावर नहीं होना चाहिए। These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated. और हमने जब रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि मॉन्टेस्क्यू ने एडवोकेट किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और ये फॉलो किया यहां पर नेशनल असेंबली ने। पावर कहां डिस्ट्रीब्यूट हुआ? डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस थे वो इंस्टीट्यूशंस थे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करेगा, लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, तो लेजिस्लेचर जो था वो नेशनल असेंबली था, एंड द जुडिशरी विल प्रोटेक्ट द लॉ। इसके पहले क्या होता था फ्रांस में? इसके पहले राजा ही कानून बनाता था, राजा ही एग्जीक्यूट करता था अपने ऑफिशियल्स की हेल्प से, अपने फेवरेट्स की हेल्प से, और राजा ही न्याय करता था। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हो गया। मोनार्की अभी भी थी, लुई 16 ही शासन करेंगे, लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशन को नेशनल असेंबली ने ड्राफ्ट किया है उसमें जिन लॉज को इंक्लूड किया है उन लॉज के अकॉर्डिंग, नॉट एज पर द विश ऑफ किंग। अब देख लेते हैं कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 क्या थे, क्या इंपॉर्टेंट बातें इस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई थी। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की अब खत्म हो चुकी थी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब एस्टैब्लिश की जा चुकी थी, जिसमें राजा अब कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर शासन करेगा। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल असेंबली को अधिकार दिया कि वो लॉज बनाएगी, ये लेजिस्लेचर होगी। ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, और मेन स्पेशली देखिएगा केवल पुरुष वर्ग को यहां पर इंडिकेट किया गया है, महिलाओं को नहीं शामिल किया गया है। और कैसे मेन, कैसे पुरुष? जिनकी उम्र 25 साल या उससे अधिक होगी। पहली कंडीशन, केवल व्यक्ति वो जो होंगे वो पुरुष होंगे, मेन होंगे। दूसरी कंडीशन, उनकी उम्र 25 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि दैट मैन मस्ट बी अ प्रॉपर्टीड वन, एक ऐसा व्यक्ति जो टैक्स पे करता है इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबरर्स वेजेस। एक लेबर 3 दिन में जितनी वेजेस पाता है उतना उसे जो व्यक्ति टैक्स देगा उसे राइट टू वोट मिलेगा। आई थिंक इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहली कंडीशन की वो आदमी होना चाहिए, आदमी मतलब जेंट्स होना चाहिए, मेल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, उसकी एज जो है वो 25 ईयर्स या उससे अधिक होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन कि वो टैक्स पेयर होना चाहिए। कितना टैक्स पे करेगा वो? इक्वल टू 3 days ऑफ ए लेबर्स वेज। अगर ये तीनों कंडीशन एक व्यक्ति फुलफिल करता है तो उसे राइट टू वोट दिया गया था। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। If there is any confusion, you can ask through comment box or personal chat. The remaining men and all women were classed as passive citizens. तो जो थर्ड पॉइंट मैंने डिस्कस किया अभी, उन्हें एक्टिव सिटीजन्स कहा गया
और उसके अलावा मतलब अगर 25 साल से कम उम्र का कोई आदमी है उसे पैसिव सिटीजन मान लिया गया। अगर कोई आदमी 25 साल का तो है लेकिन वो प्रॉपर्टीड पर्सन नहीं है, उसके पास धन नहीं है, वो समृद्ध नहीं है, वो अमीर नहीं है, वो टैक्स पे नहीं करता है, तो उसे राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा और वो पैसिव सिटीजन मान लिया जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। द रिमेनिंग मैन ये हो गया। एंड ऑल विमेन के साथ कोई कंडीशन नहीं, चाहे वो जैसी भी हो, प्रॉपर्टीड हो, नॉन प्रॉपर्टीड हो, 25 से कम हो, 25 से अधिक हो, उन्हें किसी तरीके का अधिकार दिया ही नहीं गया और उन्हें परमानेंटली पैसिव सिटीजन्स मान लिया गया। तो दीज वर द फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम जैकोबिन क्लब और फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1792 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।